गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें पहला प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा यानी कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी के जो मुख्य 3 प्रदेश हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब काली मिट्टी क्यों फेमस है? काली मिट्टी एक ही फसल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो और भी फसल उग जाती है, लेकिन मुख्य रूप से काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं और रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पूर्वी नदी के डेल्टा का मतलब क्या है कि जो हमारा पूर्वी तट है, अगर आप इंडिया का मैप बना के देखोगे ऐसे, ये हमारा दक्षिण का सारा हिस्सा आ जाता है, साउथ का। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इस साइड वाला, इसको पूर्वी तट बोलते हैं। इस तट पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उसकी विशेषता क्या है, तो इसने ये पूछा है हमसे। तो देखिए इसका पूर्वी तट। अब ये जो है तट है, अगर आपको नाइन्थ का सेकंड चैप्टर याद हो कि भारत के भौगोलिक विशेषताओं में आपने पूर्वी तट पढ़ा था, वो मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि डेल्टा बनते हैं। अब डेल्टा बनने के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। तो इस जलोढ़ मिट्टी का क्या खासियत रहेगी? इसमें बहुत अच्छी वही गाद होती है। गाद मतलब जो गारा टाइप होता है, रेत के कण इसमें अच्छे होते हैं। मिट्टी जो मृतिका होती है, बिल्कुल बारीक वाली मिट्टी, वो भी इसके अंदर होती है। फिर उपजाऊ मिट्टी होती है ये। तो यहाँ जो इसका आंसर आप बोलोगे, ये वो आंसर रहेगा, पूर्वी तट के नदी के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो नदियाँ कौन सी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूर्व की तरफ से, ऊपर से शुरू हो जाओ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के नाम लिखोगे, ठीक है, कि इनमें ये मिट्टी, इनके डेल्टा प्रदेशों में ये मिट्टी पाई जाती है। फिर इसकी विशेषता, जलोढ़ मिट्टी जो है उसकी पहली विशेषता ये बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता आप इसमें से ये लिख सकते हो कि इस मिट्टी में रेत, गाद, मृतिका के कण काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के क्या कदम उठाने चाहिए। अब देखो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में मिट्टी को अगर टूटने से हमें बचाना है, अपरदित होने से हमें बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाए। पहला पॉइंट यही रहेगा कि वहाँ पर पहाड़ों में सीढ़ीदार खेती या वेदिका कृषि करनी चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप बना के। जैसे कि अगर पहाड़ की बात की जाए, जैसे कि ये एक पहाड़ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, मिट्टी को ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना के यूज़ किया जाएगा। इन स्टेपों पे क्या की जाएगी, खेती की जाएगी। ऐसे स्टेप बन जाएंगे और इन्हीं स्टेपों पे खेती की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आएगा कि ढालों पर वृक्षारोपण करके, पहाड़ की जो ढाल होती है उस ढलान के ऊपर क्या करोगे, वृक्षारोपण करो, मतलब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। देखो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। नेक्स्ट है, अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए वेदिकाएं बनाई जानी चाहिए। अवनालिका अपरदन मतलब कई बार क्या होता है, पहाड़ों में जो पानी बहता है वो उनमें जो अपरदन करेगा ना, मिट्टी को काटेगा, वो काटेगा नाली टाइप में, मतलब पूरी की पूरी एकदम से मिट्टी की परत नहीं आएगी, बीच बीच में से पानी की पतली पतली नालियाँ सी बन के आ जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए भी वेदिकाएं यानी कि सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि का वर्णन करें। भाई भारत की में भूमि उपयोग, क्वेश्चन को इसमें समझना जरूरी है। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे इसने। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो धरती है, भूमि है, उसका उपयोग किस किस रूप में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1960 से 61 के जो वर्ष है उसमें अभी तक इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि क्यों नहीं हो पाई है। आज भी उतनी ही धरती है जो वनों के लिए या ज़्यादा यूज़ होनी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, भारत में भूमि का प्रारूप या भूमि का उपयोग। तो भारत में जो भूमि का प्रारूप है, भारत का क्षेत्रफल जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश की कुल भूमि का लगभग 93% भाग जो है वो उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो बाकी 7% है वो हमारी 7 सिस्टर वगैरह और कुछ हिस्सा हमारा जो पाकिस्तान के अंडर में उन एरियाज़ के अंदर आ जाते हैं जिनका अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो मुख्य रूप से भारत में धरती का जो उपयोग होता है वो 4 प्रकार से होता है। अब ये 4 प्रकार कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले इसमें आता है
कृषि, दूसरा आता है चारागाह, तीसरा आता है वन और चौथा आता है परिवहन, मानव आवास, व्यापार, उद्योग। कि भी पहला पॉइंट है कृषि। कृषि जो है अगर देखा जाए, कृषि के अंदर हमारे देश की लगभग 51% भूमि का उपयोग किया जाता है। इस 51 में से 40% तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि एक साल में एक खेत में कितनी फसल ली जा रही है, ठीक है। मतलब किसी के 4 एकड़ ज़मीन है, 4 में से अगर वो 3 की बिजाई कर रहा है ना, तो 3 एकड़ उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इसमें फिर आगे 1% भूमि जो है फलों की खेती के रूप में उपयोग होती है। 8% भूमि जो वो प्रति भूमि है। प्रति का मतलब होता है जो ज़मीन खाली छोड़ दी गई है। 1 से 1-2 साल के लिए किसान क्या करता है, ज़मीन खाली छोड़ देता है ताकि मिट्टी के जो न्यूट्रिशन है या फर्टिलिटी पावर है वो दोबारा इंक्रीज हो सके, बूस्ट हो सके। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाएगा प्रति भूमि। इसमें डेफिनेशन लिखी भी हुई है कि प्रति भूमि वह भूमि है जिसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। फिर तो इस प्रकार अगर देखें, प्रति भूमि क्षेत्र के सहित शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 54% हो जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग बिजाई करती है। अब हरियाणा और पंजाब देखोगे ज़्यादातर खेती यहाँ पर की जाती है, तो 80% धरती पर खेती हो रही है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार या फिर मिजोरम जैसी ऐसे थोड़े क्षेत्र हैं जहाँ 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती होती है। तो आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि भारत में ज़मीन कितनी उपयोग हो रही है कृषि के रूप में। दूसरा प्रश्न है, दूसरा पॉइंट इसका आ जाएगा चरागाह। चरागाह का मतलब होता है यह भारत के वेस्ट स्थल है। वेस्ट का मतलब क्या है, व्यर्थ भूमि मानी जाती है इसको। यहाँ पशुओं को चराया जाता है। इसमें चढ़ाया हुआ दिख रहा होगा, ये चराया आएगा यहाँ पर। और इनके लिए चारा उगाया जाता है। इसका कुल भूमि में केवल 4% भाग है। उन्हें वन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, मतलब ये वनों के अंडर में आती है ज़मीनें। तो ये चरागाह हो गया। नेक्स्ट है वनों का क्षेत्र हमारे देश में लगभग 22% भूमि पर है, मतलब सिर्फ 22% पे फैला हुआ है। लेकिन अगर देश में आपको इकोसिस्टम, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है, जलवायु को ठीक रखना है, तो कम से कम 33% धरती पर देश की क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन ये आंकड़ा अभी तक हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि हम वन जो 22 थे उसमें से भी और कटौती करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, धरती का जो यूज़ हो रहा है वो मानव परिवहन के रूप में कर रहा है, आवास के रूप में हमारे घर बने हुए हैं, व्यापार करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रखे हैं, उद्योग लगा रखे हैं, इसके रूप में होता है। तो हमारे देश की बची हुई भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग, व्यापार, परिवहन और मानवीय आवास के रूप में किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव आवास के लिए भूमि की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि का अभाव बना हुआ। अब धरती तो कम होती जा रही है, अब धरती कहाँ से नहीं आएगी घर बनाने के लिए, खेतों की ज़मीन पर कब्जा किया जाएगा। तो ये थे इसके पहले पार्ट के पॉइंट। दूसरा उसमें पॉइंट था कि भाई 1961, 60-61 के बाद भी इतने साल हो गए, भी आज तक इतनी वृद्धि क्यों नहीं हो पाई जो ज़मीन हमारी वनों के अंतर्गत आती थी। उसका कारण देखिए, इसका मुख्य कारण हमारे देश की जनसंख्या में हो रही तेज़ी से वृद्धि है। मानवीय आवास के लिए वनों में वृद्धि करने की बजाय काटा अधिक जा रहा है। अब लोगों को बसाने के लिए वनों को ज़्यादा उगाना चाहिए था, लेकिन लोगों को बसाने के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी विकास अगर करना है या आर्थिक विकास जो है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है, तो इनमें संसाधनों का यूज़ कैसे ज़्यादा होता है ये बताना है। तो देखो पहला पॉइंट, प्रौद्योगिकी विकास। वर्तमान समय में मानव ने हर क्षेत्र में कई प्रकार की खोज की है। इन तकनीकों के साथ साथ मनुष्य के द्वारा उत्पादन की दर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब देखो, हमने इतनी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। अब उस टेक्नोलॉजी के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग भी कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। अगर ज़्यादा चीज़ों को बनाएंगे, ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, तो ये इसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, धरती पे पड़ेगा। जितने भी हमारा कच्चा माल के संसाधन है उसकी ज़रूरत बढ़ेगी, ठीक है, जिस कारण संसाधनों पर क्या बनता है, दबाव ज़्यादा पड़ता है। अब कोयला, पेट्रोलियम है, इतना ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है इनके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। आज देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उद्योगों को अधिक से, अब देखो कोई भी देश है, जितनी ज़्यादा उस देश की इंडस्ट्रियल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो तरक्की करेगा, ये माना जाता है। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। संसाधनों का उपभोग जितना ज़्यादा होगा, देश अपने आप को धन दौलत और आर्थिक रूप से उतना ही क्या मानेगा, मजबूत मानेगा। लेकिन यह आर्थिक समृद्धि संसाधनों की उपलब्धता को समाप्यता की ओर लेके जाती है। अब देखिए, देश धीरे धीरे डेवलपमेंट तो कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे वो देश
डेवलपमेंट के साथ साथ संसाधनों को समाप्त करता जाएगा। जैसे अब पेट्रोलियम की कमी है या कोयले की कमी है, लौह एयस की कमी है, ये सारी कमियां डेवलप हो रही हैं। साथ के साथ हम इकोनॉमिकली ग्रोथ भी कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी, बहुत कुछ बना दिया हमने, लेकिन इनके कच्चे माल की कमी पड़ती जा रही है। तो इस प्रकार से इस आंसर को करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।